बिहार दरोगा का आइए हम लोग रिवीजन करते हैं। दरोगा बनोश्री हम लोग अभी तक 9 सेट कर चुके हैं इसका। आज हम लोग दरोगा बनोश्री 10 करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ देखते हैं। भारत में स्थानीय शासन विषय है आपका राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसके बारे में साथ ही साथ पढ़ लेंगे। भारत में स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां तथा संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची दी गई है, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। देखिए हम लोग इसमें आपका ज्ञान बिंदु से कर रहे हैं और इसका प्लेलिस्ट बना है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अभी तक हम लोग लगभग 95 जो है पेज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से टोटल 747 पेज हैं। तो लगभग 6 पेज और बच गया है, तो उसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 8-10 दिनों में। चलिए यहाँ से देख लेते हैं इसे। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। संघ सूची 3 सूचियों में सबसे बड़ी होती है और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। इसमें 97 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। राज्य सूची राज्यों के अधिकार क्षेत्र के तहत विषयों का वर्णन करती है। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची उन विषयों का वर्णन करती है जो राज्य के केंद्र के संयुक्त अधिकार क्षेत्र के तहत है। इसमें 52 विषय हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है। एक तरफ केंद्र की सूची, दूसरी तरफ राज्य की सूची और तीसरी तरफ समवर्ती सूची दिया गया है। राज्य सूची मतलब केवल राज्य कानून बनाएगा, केंद्र सूची केवल केंद्र कानून बनाएगा, समवर्ती सूची मतलब दोनों मिलकर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके एक एक देख लेते हैं। पहले देखिए केंद्र सूची में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपका रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, हाईवे, संचार, बैंकिंग, मुद्रा, ये जो है केंद्रीय सूची में आते हैं। इसके अलावा विदेशी नीति भी केंद्रीय सूची में है। उसके बाद यहाँ पे राज्य सूची में कौन कौन आते हैं ये देख लेते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आपका सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल और दवाखाने, साफ सफाई, खेती किसानी, जेल, जमीन, मत्स्य पालन। और यहाँ पे समवर्ती सूची में न्याय, शिक्षा, ट्रेड यूनियन, वन, बिजली, आर्थिक योजना, विवाह एवं तलाक, श्रम कल्याण, सिविल प्रक्रिया। ठीक है, देखिए अवशिष्ट वे विषय जो उपयुक्त तीनों सूचियों में शामिल नहीं होते हैं, वे अवशिष्ट के अंतर्गत आते हैं तथा इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां देने की व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 67। व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है, तो आपका चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु, राष्ट्र के मित्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह उनका उपनाम है और संक्षिप्त रूप में नाम CR दास है। ठीक है, आइए यहाँ पे और देखते हैं। चित्तरंजन दास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्वराज पार्टी का अध्यक्ष CR दास और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। CR दास का जन्म 5 नवंबर 1870 ईस्वी को कोलकाता में और निधन 16 जून 1925 को आपका हुआ था। व्यक्ति का नाम है आपका उपनाम, यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से किसके उपनाम है और नाम है। देखिए भगत सिंह से शुरुआत होती है। भगत सिंह को आपका शहीद आजम खान, अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष सरदार, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी लाला जी, महात्मा गांधी राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता लिखा है बापू, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी, अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, अजात शत्रु, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। ठीक है, कुछ और लोग हैं। मदर टेरेसा निर्मल हृदय, ध्यानचंद्र हॉकी के जादूगर, चाणक्य आपका भारतीय, मैकियावले, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। चूज द करेक्ट
from of direct narration for the given sentence. He asked me if I had seen him anywhere. आंसर होगा he said to me have you seen him anywhere. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? यह आपका केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। इस आयोग का गठन जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मांगों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। आयोग का गठन 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश CRS सरकारिया की अध्यक्षता 3 सदस्यीय आयोग में किया गया। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में कुल 247 सिफारिशें दी। ये सिफारिशें केंद्र और राज्यों के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधित थे। प्रमुख सिफारिशें हम पढ़ लेते हैं हम लोग। अखिल भारतीय सेवाएं राष्ट्रीय एकीकरण में अत्यंत सहायक हैं। इस व्यवस्था को मजबूत कर और ऐसी कुछ सेवाओं का सृजन किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो केंद्र राज्यों की सहमति के बाद राज्यों में केंद्रीय बलों को तैनाती की जानी चाहिए, लेकिन संकट के समय ऐसी सहमति अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 155 में संशोधन कर व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाए। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष समाप्ति से पहले असाधारण परिस्थितियों में भी हटाया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कराधान को शक्ति संसद में निहित नहीं रहनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए। निगम कर की कुल प्राप्तियों को राज्यों के साथ निश्चित सीमा में बांटना चाहिए। भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए कमिश्नरी प्रारंभ करनी चाहिए। केंद्र सरकार सरकारी आयोग की ज्यादातर सिफारिश लागू कर चुकी है। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन है। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो आपका एब्सिक अम्ल आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एब्सिक अम्ल पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है। पादप हार्मोन पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाला एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये पौधों की वृद्धि एवं उनके उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित कर प्रभावित करते हैं। वृद्धि प्रवर्धक ग्रोथ स्टिमुलेटर ये वृद्धि दर को बढ़ाते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स। वृद्धि निरोधक संदमन ये वृद्धि दर को कम करते हैं, जैसे एस्बेस्टिक अम्ल, एथिलीन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग। ऑक्सिन सबसे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। ये पौधों के ऊपरी सिरों पर बनते हैं। ये कोशिकाओं के दीर्घाकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जिब्रेलिन्स यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह पौधों को ऊपरी सिरों एवं भ्रूण में बनता है तथा इसके सभी भागों में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन देखिए यहाँ पे दिया गया है। प्राकृतिक साइटोकाइनिन उन क्षेत्रों में संश्लेषित होता है जहां तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है, जैसे मूल, शिखाग्र, विकासशील प्रौढ़ कलिकाएं तथा तरुण फल आदि। एस्बेस्टिक अम्ल यानी एब्सेसिक एसिड बोलते हैं इसको। एस्बेस्टिक अम्ल पादप वृद्धि तथा पादप उपचायक निरोधक का काम करता है। यह कोशिका विभाजन को रोकता है, अतः इसे वृद्धि निरोधक हार्मोन भी कहते हैं। यहाँ देखिए एथिलीन यह गैसीय अवस्था में होता है और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कच्चे फलों का पकाना। फलों को पकाते समय इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। यह वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए। 29 अगस्त को जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त 2023 को पूरे भारत में 12वां राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस का पहली बार आयोजन 29 अगस्त 2012 को हुआ था।
बस इतना जानिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो आपका लोकसभा अध्यक्ष की। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलाकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। अनुच्छेद 287 वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के तहत की जाती है। राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों की नियुक्ति भी कर सकता है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन। वायुसेना, जल सेना तथा थल सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 73, आइए दिखाते हैं। कर्पूरी देवी एक ख्यातनामा कलाकार डॉट पेंटिंग से संबंधित थी। आपका मधुबनी हो जाएगा। कर्पूरी देवी एक रत्यानम कलाकार से मुख्यतः मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थी। मिथिला पेंटिंग या मधुबनी चित्रकला बिहार की एक विश्वविख्यात चित्रकला शैली है। इस शैली के चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन। नेक्स्ट यहाँ पढ़ लेते हैं, आइए। मिथिला पेंटिंग के मुख्य कलाकार हैं आपका पद्मश्री सीता देवी, जगदम्बा देवी, शशिकला, कृष्ण कुमार, गंगा देवी, बउआ देवी, पद्मश्री गोदावरी देवी, पद्मश्री दुलारी देवी। बिहार की इस प्रमुख चित्र शैली मिथिला पेंटिंग को सन 1942 में लंदन की आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगाई गई थी। भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत के बिहार में मौजूद थे, जिसे पटना कलाकारी के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख कलाकार हैं, इतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 301 से 400 सीमी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिलिंग रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? तो आपका राजीव सेठी। इतना जानिए बस। ठीक, यहाँ पे देखिए जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगी। उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ का स्पर्शरेखीय रेखा अनुदिश होगी। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा में परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह खेल को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है। वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील होकर जाता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगा। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो यहाँ पे थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक है। कौन? थॉमस मुनरो। ठीक है, यहाँ पे देखिए थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था। भू राजस्व वसूलने के लिए दो व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था देखिए किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई है। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था वारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं
1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था बंबई में लागू कर दी गई तथा 1858 ईस्वी तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता निम्न थी। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्वीक्षा करने की व्यवस्था कर दी गई। राजस्व के रूप में किसानों की उपज का आधा मतलब 1/2 यानी आधा भाग देना था जो धन के रूप में देना होता था। महलवाड़ी व्यवस्था। महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबादार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। ठीक है। यह व्यवस्था वर्ष 1822 में प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की भाटी आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का उपयोग किया गया। इस व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी था। 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। इस व्यवस्था में प्रारंभ में लगान पान का 2/3 भाग था। बाद में इसे घटाकर 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इसने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया जो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व लगभग 90% कंपनी को तथा लगभग 10% अपने पास रखना था। सर जॉन शोर हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। इसके कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या की जाने को बाकी हत्याओं के समान अपराध घोषित कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। इनके कार्यकाल में सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। इनके कार्यकाल में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑंग्स हिकी ने किया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। देखिए भारत में सूक्ष्म विनिमय कंपनियों का विनिमय प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को छाया बैंक भी कहा जाता है। वे एक बैंक की तरह कार्य करते हैं परंतु वे पूर्णतः बैंक नहीं होते हैं। वित्तीय लेन देन से जुड़े होते हैं परंतु पूर्णतः एक बैंक के रूप में कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बीमा कंपनियां एवं म्यूचुअल फंड कंपनियां परंतु उनको आरबीआई नियंत्रित नहीं करती है। एनबीएफसी जिनको आरबीआई नियंत्रित करती है 2 प्रकार की होती हैं। नॉन डिपॉजिट टॉकिंग एनबीएफसी सेकेंड है डिपॉजिट टॉकिंग एनबीएफसी। ठीक है। जमा राशि न प्राप्त करने वाले एनबीएफसी का आरबीआई के साथ पंजीयन तभी हो सकता है जब उनके पास अपनी पूंजी कम से कम 100 करोड़ रुपए की हो। जमा राशि प्राप्त करने वाले एनबीएफसी को आरबीआई के साथ पंजीयन कराने के लिए उनके पास कम से कम 200 करोड़ रुपए की धनराशि होनी चाहिए। यहाँ देखिए
रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह है, कौन है आपका? कोशिकाएं। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रुधिर वाहिकाएं जो एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती हैं वह कोशिकाएं हैं। रुधिर वाहिकाएं खोखले ट्यूबों के जटिल नेटवर्क हैं जो पूरे शरीर में रक्त परिवहन करती हैं। यह एंडोथेलियल कोशिकाओं से बनी एक आंतरिक परत के साथ संयोजन ऊतक और मांसपेशियों की परतों से निर्मित है। रक्त वाहिकाएं मस्तिष्क, फेफड़े, त्वचा के आंतरिक स्तर को एंडोथेलियम, हृदय के आंतरिक परत को एंडोकार्डियम कहा जाता है। धमनियाँ देखिए, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले सेट में, तो यहाँ पे छोड़ते हैं इसको, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं करेंगे, टाइम कम है। डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? आपका मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लेते हैं। डीआरडीओ का सर्वत्र मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा है। सर्वत्र आधुनिक प्रणाली 8x8 टाटा वाहन पर बनाई गई है। यह 100 मिनट में के भीतर 15 मीटर के चरणों में 75 मीटर तक की गोली या सूखी बाधाओं को निपटाने के लिए सही प्रकार के सैन्य तैनात के लिए बहुमुखी विजिंग साधन। छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। ये देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसे याद कर लीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में जिनेवा में स्विट्जरलैंड में हुई थी। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग के जगत की परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र और समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। WEF द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टों में से कुछ निम्नलिखित हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ETI, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है आपका दूध उत्पादन से, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध डेयरी क्षेत्र से है। और श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है, 1970 के दशक में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। राष्ट्रीय दूध उत्पादक दिवस हर साल 26 नवंबर को पूरे देश में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति का परास बताइए। यहाँ पे 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की होता है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक और अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों को निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जा सकता है। अश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक वेव्स, 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाली तरंगों को अश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकते। इनका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है तथा ज्वालामुखी, भूस्खलन, उल्कापिंडों इत्यादि अश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती हैं। श्रव्य तरंगे यानी ऑडियोबल वेव्स 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज बोल सकते हैं के बीच या आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे मनुष्य सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव 20,000 यहाँ पे हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि से सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे को गाल्टन की सीटी साइलेंट व्हिसल द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है।
गाल्टन की सीटी का प्रयोग कुत्तों के प्रशिक्षण में किया जाता है। इसकी आवृत्ति तथा ऊर्जा अधिक होती है जबकि तरंगदैर्ध्य छोटी होती है। छोटी तरंगदैर्ध्य के कारण इसे पतले किरणपुंज के रूप में दूर तक भेजा जा सकता है। पराश्रव्य तरंगों के अनुप्रयोग समुद्र की गहराई तथा पता लगाने और सोनार उपकरण में उपयोग होता है। कपड़ों, वायुयान या घड़ियों के पुर्जों के धूल हटाने में। अल्ट्रासाउंड मशीनें, इको इकोकार्डियोग्राफी, सोनोग्राफी एवं अल्ट्रासोनिक आदि में किया जाता है इसका उपयोग। कीड़ों को नष्ट करने में, छिपी हुई वस्तुओं को खोजने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में, द्रव को गर्म करने में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं सबसे अधिक प्रयोग करने वाली जवारोधिक दवा कौन सी है। तो आपका पैरासीटामोल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो आपका भारत का महान्यायवादी जो है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत का महान्यायवादी एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन में की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया। कई बार यह पूछा गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है एवं यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखता है। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। और यह भारत सरकार को विधि मामले में ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। चूंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अतः कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है। शक्तियां इसकी क्या हैं, आइए यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है। संसद के दोनों सदनों एवं समितियों में जा सकता है। मतदान देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी को संसदीय विशेषाधिकार अर्थात संसदों को मिलने वाले सारे अधिकार मिलते हैं। कार्यकाल की समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर, राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपकर, सरकार द्वारा त्यागपत्र देने पर। यहाँ पे देखिए मिलान करना है, तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। इस मिलान को यहाँ पे दिया गया, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, एक सेकंड। कालीबंगा राजस्थान, सुतकोटदा भुज कच्छ में है, कोटडीजी सिंध में, बनावली लिखा बनवाली होता है हरियाणा में। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां है। इसकी खोज 1951 में आंवलानंद घोष द्वारा की गई तथा 1961 में बीबी लाल और बीबी के थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई। यहाँ जूते हुए खेत, सिलवट, सूती कपड़े की छाप, बेलनाकार मुहरे के साक्ष्य मिले हैं। सुतकोट्दा गुजरात में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने किया था। यहाँ से घोड़े की अस्थियां, विशेष प्रकार की कब्रगाह आदि का अवशेष प्राप्त हुए हैं। कोटडीजी प्राचीन सिंधु सभ्यता का स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान को सिंधु प्रांत के खैरपुर में स्थित है। वर्ष 1995 में फलाह अहमद खनन खां इस स्थल की खोज की है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन सहित कलाकृतियां का साक्ष्य मिला है। खोज बनौली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस पुरास्थल की खोज 1973 ईस्वी में RS बिष्ट ने की थी। यहाँ से हाल ही की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने जो तांबे के वड़ग्र आदि का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता के स्थल यहाँ पे दिया है। नदियों के नाम, उत्खननकर्ता और वर्तमान में स्थिति दिया है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और उत्खननकर्ता है दयाराम साहनी। 1926-27 से लेकर 1933 से 34 तक आपका माधव स्वरूप वर्ष तक पाकिस्तान का आपका इलाका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। राखलदास बनर्जी इसके उत्खनन करता है और सिंध प्रांत में पाकिस्तान में आता है। लोथल भोगवा नदी है, ओगवा नहीं भोगवा होगा, और SR राव इसकी खोज करता है। गुजरात अहमदाबाद जिला यहाँ पे हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका आलमगीरपुर, धौलावीरा, हिंडन, लूनी नदी के किनारे, जगदत्त शर्मा, जेपी जोशी, आर.एस. बिष्ट ने किया था। मेरठ गुजरात का, मेरठ यूपी में और गुजरात का कच्छ जिला है। चन्हुद्रो सिंध में, सिंधु नदी किनारे है। अनरेस्ट मैके ने खोजा, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, आइए। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है फरक्का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु फरक्का है। फरक्का 24 डिग्री 77 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। कोलकाता 25 डिग्री 57 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। ढाका जो है इतना डिग्री, और नामचा बरुआ इतना डिग्री पूर्व की ओर है, देख लीजिएगा। यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है आपका 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। आँख का प्राकृतिक लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यह दृष्टिपटल पर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से दूर स्थित वस्तुओं का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। दूरदृष्टि दोष हाइपरमायोपिया, इसमें पास स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है, अतः पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसके निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, इसमें दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब दूर दृष्टिपटल से पहले बनता है, अतः दूर स्थित वस्तुएं अस्पष्ट जबकि निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसके निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष, इसमें आयु अधिक होने पर न दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और न ही पास की। ऐसी स्थिति को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण हेतु द्विफोक्सी यानी बाइफोकल चश्मों का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी चश्मे में नीचे उत्तल लेंस जो पढ़ने के लिए होता है और ऊपर अवतल लेंस जो दूर देखने हेतु लगाते हैं। अबिंदुकता, आँखों की वर्ताकार की सममिति में कमी होने पर यह दोष उत्पन्न होता है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की है? तो यहाँ पे हो जाएगा वास्को डिगामा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, पूर्वी द्वीप समूह की खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने किया। वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचा। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया। वास्को डिगामा 1502 ईस्वी में पुनः भारत आया। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और 1961 ईस्वी में गोवा को छोड़कर सबसे अंत में गए। यहाँ पे देखिए सीमांत प्रवृत्ति आयोग की परिभाषा क्या है? तो आपका डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर। दिहांग दर्रा भारत के राज्य में स्थित है, आपका अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रमुख दर्रों और उनको स्थिति देख लेते हैं हम लोग। काराकोरम लद्दाख, दिहांग लद्दाख, लानका ला लद्दाख, चांगला लद्दाख, जराला लद्दाख, खारदुग ला लद्दाख, जोजिला लद्दाख, बुर्जिला कश्मीर और फिर पंजाल कश्मीर, आपका वनिहाल जम्मू कश्मीर। बारालाचला हिमाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, नीति दर्रा उत्तराखंड, मानाला उत्तराखंड, मुलिंगला उत्तराखंड, जलपला सिक्किम, नाथुला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और दीफू अरुणाचल प्रदेश। आपका पांग साउ अरुणाचल प्रदेश, तुजू पांडीपुर। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए। सही विकल्प करंज, महुआ, अरंडी और जेट्रोफा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग 93 देख लेते हैं। यहाँ पे हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो ये आपका मणिपुर। हून मणिपुर में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक
ठीक है, तो हून के बारे में इतना बस जानिए काफ़ी है। और त्रिपुरा के त्यौहार है निर्मल त्यौहार, खराची त्यौहार, गरिजा पूजा त्यौहार, यहाँ पे कुछ दिया है उसे पढ़ लेते हैं हम लोग। मेघालय में सरदा सकरा, बंगला महोत्सव, आपका नोगा करेम महोत्सव, ये सब आप लोग जानिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं, सही है। सभी फॉर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं, सही है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है, सही है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 95 नंबर। एक आइटम टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? एक आइटम एक एक एज ऑफ टाइम, एज ऑफ टाइम, कल्पना चावला, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, एज ऑफ टाइम कल्पना चावला का जीवनी है। भारत में जन्मी दिवंगत अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित पुस्तक को पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित एक कार्यक्रम में उनके पति जया पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई जीवनी एज ऑफ टाइम का विमोचन किया गया है। यहाँ पे देखिए, आपका नाम इनका कल्पना चावला, जन्म 17 मार्च 1962, मृत्यु 1 फरवरी 2003, जन्मस्थान करनाल हरियाणा, पति का नाम जया पियरे हैरिसन। ठीक है, यहाँ पे 96, किसी वस्तु को बल एवं त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है आपका न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा। ठीक है, यहाँ पे द्वितीय नियम दिया है। किसी वस्तु के बल के त्वरण के बीच संबंध न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा दिया जाता है। न्यूटन गति के नियम, गैलीलियो एवं आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम वस्तु की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति संबंधी अपने विचारों को 3 नियमों के रूप में बताया, जिसे न्यूटन की गति का नियम कहा जाता है। प्रथम है गति का प्रथम जड़त्व नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा। यदि एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो ऐसे ही चलती रहेगी, अब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन हेतु बल होना आवश्यक है। इसके जो है जड़त्व के नियम के दैनिक जीवन में परीक्षण, चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी दूर तक उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है। तेजी से चलती गाड़ी के मुड़ने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है और अस्थि गाड़ी के एकाएक चलने पर व्यक्ति के पौधे की ओर झटका लगता है। तेजी से चलती गाड़ी को मुड़ने पर उसमें बैठा व्यक्ति गाड़ी के मुड़ने की दिशा में विपरीत दिशा में झुक जाता है। पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल टूटकर गिर जाते हैं। गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा यह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे गति का तीसरा नियम देख लेते हैं। पहले दूसरा का अनुप्रयोग देख लेते हैं। क्रिकेट के खेल में क्षेत्र रक्षक जब तेजी से आती गेंद को कैच करता है तो अपने हाथों को गेंद की वेग की दिशा में पीछे की ओर करते हुए गेंद पकड़ता है। गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग तथा शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। ठीक है, यदि हल्की और भारी दो गेंदों एक समान वेग से गतिशील हैं तो हल्की गेंद को कैच करना आसान होता है। गति के द्वितीय नियम की प्रतिक्रिया का द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तृतीय नियम होगा, यहाँ पर गलती लिख दिया है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, गति के तृतीय नियम, एक वस्तु क्रिया के रूप में दूसरी वस्तु का जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में उस पर लगाती है। उदाहरण के लिए, बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण है जितने बल से गोली आगे जाती है उतनी ही बल वह प्रक्रिया रूप स्वरूप बंदूक पर लगाती है। रॉकेट की गति उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास की प्रक्रिया होती है। नाव को जल में चलाने के लिए चंपू से जल को पीछे की ओर धकेलना। हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका कैमूर में है।
दुर्गावती जलप्रपात कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में है। यह जलप्रपात रोहतास कैमूर के सीमा पर स्थित है। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात, आपका कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में, धुआंकुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास, आपका मुजरकुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास, ककोलत जलप्रपात नवादा, जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर और तिलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। यहाँ पे मैथ का कुछ क्वेश्चन है तो उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 99 नंबर, दवाओं के आपात नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल्स परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए CDSO, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, आइए हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, आपका निम्न में से कौन क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो आपका रेलवे। चलिए यहीं पे एंड करते हैं, आगे फिर से हम लोग मिलेंगे, ठीक है।